नमस्कार। आज नया लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के लिए फूड प्रिजर्वेशन से। तो हम लोग देखें कि ये जो फूड प्रिजर्वेशन है वो क्या है। सबसे पहला हम लोग जाने कि जो हम लोग खाते हैं, अपना भोजन करते हैं, तो वो सब दिन वो जो है हमें, जैसे चावल है तो उसका ग्रोइंग सीजन, मतलब वो खरीफ है, खरीफ सीजन में होता है। फिर गेहूं है तो रबी सीजन में है, लेकिन हम लोग को सालों भर वो मिलते रहता है। इसी तरह से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी है वो सब हमें आजकल अब जो है वो सालों भर मिलते रहता है। तो इसके लिए हमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स या उसका प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाना पड़ता है। तो इसके चलते ही हम लोग उसे जो है प्रिजर्व करके ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं। तो इसमें हम लोग आए देखें कि ये प्रिजर्वेशन है क्या। तो प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग, कैसे उसको ट्रीट करेंगे, हैंडल करेंगे फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज। इसके स्पॉइलेज को मतलब कि ये जो है धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, सड़ने लगता है, या मतलब उसमें जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू ये सब कमने लगता है। तो ये स्पॉइलेज को रोकने का जो प्रोसेस है इज टर्म्ड एज फूड प्रिजर्वेशन, और इसे फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। और हम लोग देखेंगे कि ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब कि हम ये जो मेन एम है, मेरा मकसद क्या है, इसे प्रिजर्व करने की क्या आवश्यकता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो ये जो है हमें सालों भर नहीं मिल पाएगा। तो ये जो है इंक्रीज, तो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ फूड। और फूड का जो सेल्फ लाइफ है उसे बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य जो है मेरा वो है कि इसका जो सेल्फ लाइफ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक किया जा सके। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप बिस्किट का पैकेट पर देखे होंगे लिखा हुआ रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, और उसका एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर लिखा हुआ रहेगा। बहुत सी दवा पर लिखा हुआ है। तो सब उसमें जो है वो प्रिवेंटिव या प्रिजर्वेटिव जो है मेजर्स अपनाया जाता है कि इतने दिनों के बाद ये जो है भोजन या वो दवा या फूड स्टफ जो भी है वो खाने लायक रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे उसमें डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा। तो पहला ये है कि इसका सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना। दूसरा है प्रिजर्व न्यूट्रिटिव वैल्यू, टू प्रिजर्व न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये भी इसका है कि ये जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे यदि हम कोई फल है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू वो होना चाहिए, बचा हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसे 2-3 वर्ष तक रखें, लेकिन जब खाने की बात आती है तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है उसका नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन जो है उससे उतना नहीं मिल पाएगा। या हो सकता है कि और उसमें जो है कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी मिल जाए। जैसे कुछ दिन पहले की घटना है कि जो दक्षिण भारत से आ रही थी मछलियां, उनमें जो है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में जो दिया जा रहा था केमिकल्स, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो दिया जा रहा था, जिसके कारण वो जो है मछलियां ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व तो रह रही थी, लेकिन उसको खाने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे कैंसर भी हो सकता है। तो ये जानलेवा चीज़ अगर हम उसमें डाल देते हैं, केमिकल्स डालते हैं, तो वो जो है वो प्रिजर्व करना हमारे लिए ये जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। तो इस तरह से वो जो है हम लोग इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बरकरार रखना भी एक मेन इसका जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन फूड स्टफ, वैसा फूड स्टफ जो केवल सीजन में मिलते हैं, मतलब सीजनेबल अगर उसको कहते हैं कि बहुत सा ऐसा चीज़ है जो इस मौसम में मिल रहा है तो नेक्स्ट मौसम में वो जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो वैसे इस समय में बरकरार रखना, जैसे अभी आम का सीजन नहीं है और वो जो है आम का सीजन, जब पका हुआ आम जो है वो पहले से प्रिजर्व करके और बाजार में मिल जाता है। तो इस तरह से वो जो है सेब है, नारंगी है, बहुत सा आपको ऐसा मिल जाएगा फल जिसे प्रिजर्व करके ज़्यादा दिनों तक रखा जाता है और अलग अलग मेथड्स अपनाया जाता है। इसमें जो है ये मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन
तो हम लोग इसे बेसिकली 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और इसमें हो गया फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। तो ये 3 तरह का मेथड जो है हम लोग यूज करेंगे। ये ब्रॉड है, इसमें और भी बहुत सा मेथड आएगा। जैसे फिजिकल मेथड है तो उसमें और भी बहुत सा मेथड्स आएगा, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो हम लोग अब देखेंगे बारी बारी से इसमें कि फिजिकल में क्या होगा मेथड में। हम लोग देखेंगे फिजिकल मेथड्स जो है, इसमें सबसे जो है पहली बात है कि हम लोग इसका जो है वो टेम्परेचर, फिर उसमें वाटर कंटेंट मतलब इसका मॉइस्चर, ये सब रिमूव करने का काम किया जाएगा जिससे फूड को प्रिजर्व किया जाता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे सबसे जो है फर्स्ट मेथड हीटिंग। ये सब जो मेथड है यहाँ तक हम लोग देखेंगे कि ये जो मेथड है ये ट्रेडिशनली चलते आ रहा है। हम लोग जो है वो हीटिंग करके ये जो है उसको ज़्यादा हीट देकर भी किया जा सकता है। जैसे रोस्टिंग, हम लोग चना, चावल या जो भी अनाज है उसको भूंजा जिसको कहा जाता है, मुरही, फरही, ये सब जो है उसका नाम। तो वो चना का या और भी जो है वो अलग अलग अनाज को रोस्ट किया जाता है, या चिनिया बादाम, फिर इस तरह से पिस्ता बादाम, जो भी हम लोग देखें तो रोस्टिंग करने से उसका जो है वो प्रिजर्व करने का ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है। ये सब हम लोग देखेंगे। खैर अब इसके पहले हम लोग देख लें थोड़ा सा ये जो है काउजेज ऑफ स्पॉइलेज, ये कैसे स्पॉइल होता है भोजन, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे ये टॉपिक पर, हम लोग इधर आएंगे। तो यहाँ पर काउजेज में क्या है, सबसे पहला माइक्रोबियल ग्रोथ। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करेगा फूड स्टफ में, तो जल्दी से वो डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे हम लोग घर में खाना पकाते हैं और सुबह का बना हुआ खाना यदि जो है भोजन शाम में यदि यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा बैड स्मेलिंग आना शुरू हो जाता है। अलग अलग उसका जो है वो टाइमिंग है कि कितना देर में कौन सा ख़राब होगा। आपके यहाँ सब्जी या दाल, उसके बाद वो जो भी कुछ बना हुआ है, चावल, ये सब जो है वो अलग अलग टाइमिंग में ख़राब हो जाता है। गर्मी के दिन में जो है वो जल्दी ख़राब होगा। तो इस तरह से ये जो है ये मेन इसका कारण हम लोग देखेंगे तो माइक्रोबियल ग्रोथ होगा। उसमें ईस्ट बैक्टीरिया जो भी है वो सब ग्रो करेगा। फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, इसमें जो फैट रहेगा मतलब तेल जो है वो धीरे धीरे बैड स्मेलिंग आना शुरू हो जाएगा। ऐसा देखे होंगे तो ये जो है रेंसिडिटी कहलाएगा। वो कभी कभी घर में रखा हुआ तेल जो है ज़्यादा दिनों तक का हो जाएगा तो उसमें से बैड स्मेलिंग आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक मेन कारण है इसमें। और तीसरा है एंजाइमेटिक एक्टिविटी फूड स्टफ में। अगर हम कोई फ्रूट लेते हैं पका हुआ है या कच्चा, तो उसमें एंजाइम्स एक्टिव हो जाता है या रहता है पहले से, वो जो है धीरे धीरे उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये जो है एंजाइम भी यहाँ पर, और कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो फ्रूट को पकाने का काम करता है। इस तरह से इसमें वो जो है भोजन में ये जो है 3 मेन इसका यहाँ पर स्पॉइलेज का कारण है। अब हम लोग देखें कि ये जो है कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं माइक्रोबियल ग्रोथ का। फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है, अगर हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पर भोजन जल्दी ख़राब होता है, फूड स्टफ जल्दी से वो जो है ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला टेम्परेचर है। अगर इसका टेम्परेचर 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस, ऐसे 30 टू 40 मान सकते हैं, तो ये जो है इसमें रूम टेम्परेचर से ये जो है शुरू होना इसमें तय है कि ये जो है रूम टेम्परेचर पर जल्दी से आपका जो है वो फूड स्टफ ख़राब होता है। और ये 25 से 40 डिग्री के आसपास
ये जो है यहाँ पर ग्रो करेगा, इससे ज़्यादा होगा तो ये जो है 42-45 पर ये धीरे धीरे इसका फिर स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसमें वाटर कंटेंट, मतलब इसमें जो है ह्यूमिडिटी, या अगर बाहर में हायर है ह्यूमिडिटी, या फिर इसमें मॉइस्चर भी इसमें एक बड़ा रोल निभाता है। तो इस तरह से यदि उसमें ज़्यादा मात्रा में वाटर कंटेंट होगा या एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ जल्दी से होगा इसमें। और एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यदि उसको धूप नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो तेज़ी से ग्रो करते हैं इसमें। अब हम लोग आते हैं अपना मेन, ये जो है मेथड्स। तो ये वाला जो कंडीशंस है उसको रिमूव कर देने पर, जैसे इसमें टेम्परेचर को लो कर देंगे, या इसमें मॉइस्चर को जो है वो कम कर देंगे, या उसे हटा देंगे, मतलब डिहाइड्रेट कर देंगे, या इसे जो है धूप में रख देंगे, उसको सन ड्राइंग कर देंगे, तो ये सब भी मेथड्स अपनाया जा सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे फिजिकल मेथड में हीटिंग मेथड, इसमें रोस्टिंग, मतलब ये जो है अनाज या जो भी ड्राई फ्रूट्स है सब हैं उसे हीट करके इसे किया जा सकता है सैंड में, या देखे होंगे साल्ट में, नमक में। वो जो है आपको मिल जाएगा सड़क के किनारे जो भुंजा भुनने वाला, वो या तो उसे सैंड में, बालू में गरम करके और वो निकाल के देगा आपको, और नहीं तो फिर वो साल्ट में भी देगा। तो यहाँ पर ये है हीटिंग मेथड, इसमें अनाज ये सब को रोस्टिंग किया जाता है, या सत्तू बनाने के पहले ये जो है वो रोस्टिंग किया जाता है अनाज का, जैसे चना है या और भी जो अनाज है उसको रोस्टिंग करने के बाद उसे जो है वो पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाएगा। तो यहाँ अब नेक्स्ट है कूलिंग मेथड। पहला हो गया हीटिंग, दूसरा है कूलिंग मेथड। और ये कूलिंग मेथड में क्या है कि जैसे हम घर पर लाएंगे छोटा सा अगर स्टोरेज है आपका तो वो रेफ्रिजरेशन से काम करेगा, मतलब कि फ्रीज घर में लोगों के पास है, रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा सब्जी, फ्रूट्स ये सब को रखा जाता है, दूध को रखा जाता है, दही रखा जाएगा, तो ये सब को इसमें प्रिजर्व किया जा सकता है। ये आसानी से सबों के घर में उपलब्ध है। और यदि ज़्यादा बल्क यदि है और उसको हैवी अमाउंट में यदि करना है तब प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है बड़ा सा जो है कोल्ड स्टोरेज किया जाएगा। इसमें बड़ा बड़ा रूम होगा और उसका टेम्परेचर लो करके और वहाँ पर रखा जाएगा। जैसे अलग अलग है डीप फ्रीजिंग, या फिर उसमें भी जो है थोड़ा सा सब्जी ये सब है तो उसको 5 से 7 डिग्री के आसपास रखेंगे। और यदि ज़्यादा है कुछ जैसे मछली है, मीट है, ये सब को जो प्रिजर्व करना है तो डीप फ्रीजिंग में करके किया जा सकता है। तो ये मेथड हो जाएगा रेफ्रिजरेशन और ये जो है फ्रीजिंग, इसको डीप फ्रीजिंग भी ये इसमें जो है वो रखा जाएगा डीप, ये जो है डीप फ्रीजिंग इसको कहेंगे। और फिर है स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या किया जाएगा कि जैसे देखे होंगे स्मोकिंग में जो है वो पहले के लोग भोजन वैसे ही पकाते थे। जैसे आप लोग सुने होंगे बीरबल की खिचड़ी की कहानी, तो वो क्या किया था, बीरबल नीचे आग जलाया और बहुत ऊपर हांडी टांगा था और वो खिचड़ी वो बना नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा दूर नहीं रखना है, यहाँ पर लोग स्टैंड बना देते हैं, इस तरह से स्टैंड बना दिया जाएगा, 2 बांस या 2 लकड़ी है, इसको ऐसे करके यहाँ पर बांध दिया जाएगा और बीच में, और यहाँ पर इसमें मछली या जो भी है इसमें इसको लटका दिया जाएगा।
और नीचे इसमें आग जला दिया जाएगा। तो ये धीरे धीरे स्मोकिंग, ये जो प्रोसेस है इसमें धीरे 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 स्मोकिंग प्रोसेस में ये धीरे धीरे इसमें से वाटर जो है कंटेंट इसका धीरे धीरे कमने लगेगा और ये मछली जो है वो सूखी हो जाएगी और इसमें ये जो है आसानी से इसको ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, या मीट को भी ऐसा किया जा सकता है, छोटा छोटा टुकड़ा करके और उसको लटका देना है। इसी तरह से सन ड्राइंग, इसको जो है धूप में रख के, जैसे अनाज ये सब को भी ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करने के लिए इसमें से वाटर कंटेंट जो मॉइस्चर है उसको कम करने के लिए सन ड्राइंग किया जाता है, धूप में रख दिया जाता है। या फिर देखे होंगे ये जो है इस बहुत सा अचार बनाने के लिए जो है हम लोग अचार मुरब्बा या जो भी कुछ है तो सबसे पहले उसे धूप में रखा जाता है। कभी देखे होंगे आप, अगर ज़्यादा सब्जियां हैं तो वो उसका उपयोग किया जाता है काट के और उसका जो है माला बना के टांग दिया जाता है। घर में भी रखा जा सकता है, तो वो जो है धीरे धीरे उसमें से वाटर कंटेंट समाप्त होना शुरू हो जाएगा और वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। मतलब कि सन ड्राइंग जो है और ये वाला प्रोसेस, इसमें डिहाइड्रेशन एक जो प्रोसेस है इसमें भी वही हाल है जैसे चिप्स, ये सब जो है आलू का या सब्जी का टुकड़ा या पापड़, और भी देखे होंगे अदौरी, या अलग अलग भाषा में उसे बोला जाता है तीसी का बना हुआ छोटा छोटा बरी जैसा होता है तिसियौरी, फिर चावल का बनाया हुआ रहता है। तो ये सब जो है वो भी प्रिजर्वेशन का एक मेथड है और उसमें जो है किया जाता है, इसका लो कंटेंट मॉइस्चर होगा, मतलब कि एकदम हटा दिया जाता है उसमें से पानी। तो ये डिहाइड्रेशन टेक्निक हो गया। अब हम लोग देखें यहाँ से जो कुछ चल रहा है ये सब मॉडर्न मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या किया जाएगा कि इसमें जो है अलग अलग रेज, मतलब कि जैसे गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा बीटा गामा के बारे में सुने होंगे रेज, ये जो है ये हमें दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल होगा, लेकिन ये सब में जो है वो बैक्टीरिया ये सब को नष्ट करने की क्षमता होती है, हमारे सेल को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से ये जो है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाएगा। ये जो है इसमें बीटा, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज का उपयोग करेंगे, बीटा रे का उपयोग करेंगे। ये इसका सिंबल है बीटा, बी बड़ा लिख के और नीचे थोड़ा सा इसमें रहेगा ऐसे इस तरह से। तो ये बीटा और गामा रेज, इस तरह से गामा रेज का भी उपयोग किया जाता है। तो ये सब जो है रेडिएशन अगर करेंगे तो उसमें जो भी मौजूद पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नष्ट हो जाएगा और उसके बाद ये जो है भोजन ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व रह सकता है। और पैकेजिंग बाय रिमूविंग फेवरेबल इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट है इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सा जो है ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन के उपस्थिति में वो काम करता है और बहुत सा जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करने वाले हैं उससे तो छुटकारा मिल जाएगा। जैसे क्या किया जाएगा, उसका पूरा ऑक्सीजन या मतलब कि जो हवा है उसमें से निकाल लिया जाएगा और उसके बदले में इनर्ट गैस भर दिया जाएगा। जैसे नाइट्रोजन गैस है जो है वो भर दिया जाएगा। देखे होंगे आप लोग चिप्स लेज खरीदते होंगे या कुरकुरे या और भी जो है वो पूरा फ्लफी होता है और उसको खोलते हैं तो वो पिचक जाएगा तो छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। इसको प्रिजर्व करने के लिए ऐसा किया जा सकता है, वो आसानी से पैकेजिंग के समय उसमें से हवा निकाल के और वो जो है नाइट्रोजन उसमें भर दिया जाएगा। इस तरह से करके ये जो है पैकेजिंग किया जाएगा। अब है पास्चुराइजेशन मिल्क का। लुईस पास्चर इसका जो है वो इस मेथड का उन्होंने आविष्कार किया। अब ये जो है मेथड सबसे पहला इसमें होता क्या है कि इसको हाई टेम्परेचर दिया जाएगा दूध को प्रिजर्व करने के लिए, ये मेथड अपनाया जाता है। आप देखे होंगे डेयरी वाला जो पैकेट वाला जो दूध मिलता है उसमें लिखा हुआ रहेगा पास्चुराइज्ड मिल्क। तो ये पास्चुराइजेशन प्रोसेस जो है
इसमें इस मेथड में क्या किया जाएगा कि हाई टेम्परेचर मतलब 80 डिग्री के आसपास इसे जो है वो सबसे पहले गर्म किया जाएगा 15 से 20 सेकंड के लिए, और फिर इसे तुरंत ठंडा कर दिया जाएगा बहुत ही लो टेम्परेचर पर, मतलब कि इसको जो है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पर ले आया जाएगा इसको। तो ये जो है बहुत तेज़ी से गर्म करना और जल्दी से ठंडा करना। गर्म करेंगे तो इसमें बहुत सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा, और कुछ जो बचा तो उसको लो टेम्परेचर कर देंगे तो वह इनएक्टिव हो जाएगा, और फिर उसे प्रिजर्व करके 3-4 दिनों तक रखा जा सकता है। और फिर है एक स्टेरलाइजेशन। जब ये पैकिंग होगा दूध का या और भी कैनिंग ये सब होता है तो एक प्रोसेस इसमें होता है स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन का मतलब कि इसमें से जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सबों को समाप्त कर देना, हटा देना। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ये स्टेरलाइज करने के लिए, जैसे हम लोग अभी सैनिटाइज करने के लिए क्या करते हैं यूज़, एक साबुन हुआ और नहीं तो फिर मिलता है एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, तो वो जो है हम लोग हाथ पर लेते हैं और लगा लेते हैं तो क्या होगा इसमें जो है वो एल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा, और बाकी ये जो है जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम लोगों के हाथों पर वो सब जो है वो समाप्त हो जाता है। तो वैसे ही इसमें जो है स्टेरलाइजेशन प्रोसेस है वो किया जाएगा। बहुत सा केन डब्बा बंद जो सामान आता है तो उसको पहले स्टेरलाइज करना ज़रूरी होता है, और नहीं तो फिर वो जो है अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से मौजूद रहेगा तो फूड स्टफ को वो कर सकता है नुकसान। तो यहाँ पर उसे हाई टेम्परेचर पर भी किया जा सकता है स्टेरलाइज, और नहीं तो कुछ केमिकल डाल के या फिर उसको वेपर से, मतलब ये जो है स्टीम, एक बड़ा सा सुने देखे होंगे कहीं अगर नर्सिंग होम है मतलब जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ पर ऑपरेशन के पहले डॉक्टर्स जो हैं वो स्टेरलाइज करवाते हैं, पूरा जो इक्विपमेंट्स उनका होता है ऑपरेशन वाला वो उसे स्टेरलाइज करवाते हैं। तो वो उसमें एक बड़ा सा कुकर जैसा होगा और उसमें डाल दिया जाता है और थोड़ा सा पानी दिया जाएगा, वो अलग अलग डब्बा में उसे रख दिया जाता है, और अंदर हाई टेम्परेचर पर जो है वो मतलब उसमें इवेपोरेट होना शुरू होगा, और उसका स्टीम जो है जो रहेगा स्टीम का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है बाहर की अपेक्षा। उसमें जो है वो लगभग अगर प्रेशर बढ़ेगा अंदर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और वो लगभग 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। तो इस तरह से 120-25 डिग्री रहेगा टेम्परेचर, तो आसानी से उसे 15 मिनट में समाप्त किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस जो है स्टेरलाइजेशन कहलाएगा। उसके बाद है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का मतलब कि उसमें से हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। पैकिंग ड्राई फ्रूट्स ये सब जो है उसे ये जो है वैक्यूम पैकिंग द्वारा किया जाता है। आप लोग बहुत सा खरीदे होंगे ड्राई फ्रूट्स तो देखेंगे कि उसका जो पैकिंग होगा एकदम चिपका हुआ रहेगा। ड्राई फ्रूट्स देखने में लगेगा कि एकदम उससे चिपका हुआ है, जैसे ही खोलेंगे उसका डब्बा फ्लफी हो जाएगा। तो ये जो है उल्टा इसमें जो है इसमें से हवा निकाल दिया जाता है, तो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एरोबिक होगा, बैक्टीरिया या जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक टेक्निक है वैक्यूम पैकिंग। और कैनिंग, डब्बा में जैसे बहुत सा सामान देखे होंगे, मशरूम ये सब भी मिलता है डब्बा में, या फूड स्टफ जो है वो मीट ये सब भी मिलता है डब्बा में, बंद रहेगा और वो कैनिंग कहलाता है। मतलब उसमें एक लोहे का मतलब आयरन सीट का जो बना हुआ रहेगा, उसमें टीन का कोटिंग किया हुआ रहेगा और वो चमकदार रहेगा, और साथ साथ उसमें जो है केमिकल रिएक्शन जल्दी नहीं होगा, और वो केमिकल रिएक्शन मतलब कि टॉक्सिक केमिकल्स वो नहीं बनाता है फूड स्टफ के साथ रिएक्ट करके। तो वैसा जैसे आप देखे होंगे अमूल स्प्रे दूध वाला जो डब्बा आता है पाउडर वाला, उसमें अंदर रहता है एक बहुत चमकीला, उसका डब्बा का जो पार्ट है वो देखेंगे अंदर वाला चमकीला होगा, तो वो रहता है टीन कोटिंग, और वो वैसा ही केन यूज़ किया जाएगा और भी बाकी डब्बा बंद करने में वो पैकिंग करके वो किया जाता है। और है एक UHT। UHT का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा
हीट ट्रीटमेंट। तो ये जो है अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट देखिए यूएचटी से जो है वो किया जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर देने पर बहुत सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसा किया जाता है, जैसे अभी दूध मिलेगा आपको जो 3-4 महीना तक खराब नहीं होगा, ऐसा भी अमूल का या सुधा वाला दूध या जो भी है ऐसा आता है होमोजेनाइज्ड मिल्क। आप देखेंगे कि उसका जो है पैकिंग डेट से वो 3 से 4 महीना तक वो जो है खराब नहीं होगा। तो इस तरह से उसका जो है यूएचटी ट्रीटमेंट किया जाता है, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। और बहुत सा फूड स्टफ है जिसका यूएचटी से जो है वो ट्रीटमेंट किया जाएगा, मेथड है। और ये यहाँ तक कि जो है स्पेस में जो एरोनॉट जाते हैं उन सबों को भी वहाँ जो है एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पर भेजा जाता है। तो उनका जो भोजन रहता है वो यूएचटी और यहाँ जो है रेडिएशन, ये दोनों द्वारा ट्रीटेड फूड स्टफ वहाँ रहता है और ज़्यादा दिनों तक वहाँ वो जो है वैसा ही रह जाएगा, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो है फिजिकल मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। अब हम लोग देखेंगे केमिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये केमिकल मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का कि जैसे सबसे पहला इसमें साल्टिंग, हम लोग ये जानते हैं बहुत सा अचार लगाना, जैसे हम नींबू का अचार जो है या और भी कुछ अचार लगाया जाता है उसमें केवल नमक डाल दिया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं डालना है। तो ये जो है ये भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है। ये जो है सोडियम क्लोराइड, मतलब वो जो है ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है और उसमें से पानी जो है वो सबसे पहले उसमें से बाहर निकाल के और उसमें नमक जो है वो घुल जाएगा और उसके बाद फिर से नमक उसमें जो है वो फिर से चला जाएगा, मतलब वो जो है प्रोसेस उसमें होगा ऑस्मोसिस जैसा। तो ये जो है अब हम लोग आगे देखें तो ये साल्टिंग से जो है वो किया जा सकता है, फिश को भी प्रिजर्व किया जा सकता है, मीट को प्रिजर्व किया जा सकता है। इसके अलावा अचार बनाने में भी होता है, पिकलिंग में भी इसका उपयोग होता है। और हम लोग देखेंगे एक और है एडिंग शुगर। ये जो है चीनी डालकर, जैसे शुगर का सिरप बना के आप लोग देखे होंगे मुरब्बा में, मतलब भूरा पाक जिसे कहते हैं, बाजार में अभी उपलब्ध है। तो वो जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चीनी का जो है वो हायर कंसंट्रेशन वाला जो है वो घोल उसमें सॉल्यूशन डाला हुआ रहता है, जिससे उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा और उसे 1-2 महीना तक आसानी से प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। और थोड़ा सा अच्छा ढंग से बनाया जाए तो और ज़्यादा दिनों तक भी उसे प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। जैसे जैम, जेली ये सब जो बनाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का भी उपयोग किया जाता है। हम लोग देखेंगे इसमें एक और है इसमें प्रिजर्वेटिव्स जो है एडिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग किया जाता है लाइक सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा सल्फाइड, ये जो है ये उपयोग किया जाता है। ये भी होगा और ये सब का उपयोग किया जाएगा। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है और इससे जो है हम लोग ऐड कर देंगे तो उसका स्वाद भी खराब नहीं होगा और ये दोनों जो है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है, स्वाद खराब नहीं होगा और साथ साथ इस जो है ज़्यादा दिनों तक इसे प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। फिर उसके बाद है पिकलिंग।
पिकलिंग का मतलब अचार लगाना। और इसमें क्या किया जाता है, पिकलिंग में बहुत सा है, स्पाइस का उपयोग करते हैं, स्पाइसेस है, ऑयल है, फिर उसके बाद साल्ट का भी उपयोग किया जाता है। बहुत सा मसाला जो है वो भी प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, जैसे हल्दी लगा देना, हल्दी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तो इस तरह से हल्दी उसमें लगाया जाता है। साथ साथ उसमें और भी कुछ जो है वो डाइजेशन को ठीक करने में काम आता है मसाला, जैसे अजवाइन का उपयोग किया जाता है उसमें, फिर मेथी डाला जाता है, और इस तरह से सौंफ। तो ये सब जो है हमारे शरीर का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करने का काम करेगा। तो अचार बनाएंगे और उसको सालों भर रखेंगे, साथ साथ जो है उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू भी मिल जाएगा, साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी जो है वो ठीक रहेगा। तो इस तरह से करके इसमें पिकलिंग जो है, अचार लगाना, ये भी अच्छा है, ये बचाने का काम करता है। मतलब कि जैसे आम का सीजन जब आए तो उसमें अचार लगा दिया जाता है और फिर सालों भर उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से अब हम लोग देखें कि एक जो है एसिटिक एसिड इसमें भी डलाता है, पिकलिंग में भी जो है वो एसिटिक एसिड भी डलाता है, विनेगर, विनेगर का उपयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड ये सब का उपयोग किया जाएगा। और अलग से भी हम लोग एसिटिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि विनेगर का उपयोग करके, और ज्यादा दिनों तक फिर उसका सॉस बनाया जाता है। जैसे बाजार में सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, ये सब जो आता है तो उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स मिलाया हुआ रहेगा, ये सब इसमें हम लोग यूज करते हैं। अब कुछ देखें बायोलॉजिकल, कुछ जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है, कुछ मेथड्स ऐसा है जिसका यूज करके और हम लोग करते हैं। थर्ड में बायोलॉजिकल मेथड क्या है, इसमें सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि एक फर्मेंटेशन, ये जो है फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन में होता है क्या कि उसको जो है बैक्टीरियल ग्रोथ करवा के उसे, और उसमें जो है एसिटिक उसमें बनेगा, चाहे तो एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगा। तो इस तरह से करके फर्मेंटेशन में भी ये जो है बहुत सा तो इसका उपयोग करते हैं। जैसे गन्ना का जूस, गन्ना का जूस जो है उसको सिरका कहा जाएगा, विनेगर बनेगा उससे भी। तो ये जो है उसको छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों तक, तो वो जो है अपने आप उसमें जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, एसिटिक एसिड में वो कन्वर्सन हो जाएगा। और भी बहुत सा जूस जो है, फ्रूट जूस, उसको भी ऐसा किया जा सकता है। जैसे बाजार में जामुन का भी मिलता है सिरका, या और भी देखेंगे तो अलग अलग फ्रूट जूस का आपको मिल जाएगा बाजार में सिरका। तो ये फर्मेंटेशन द्वारा इसे प्रिजर्व किया जा सकता है। एक और है दूध, दूध को या पानी को भी किया जा सकता है। कैफीर, इसमें जो है मिल्क कैफीर एक मेथड है, इसमें दूध को भी प्रिजर्व किया जाता है और साथ साथ वैसा इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ करवाया जाता है कि जो मतलब प्रोबायोटिक जिसे कहा जाता है। तो ये जो है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो जो बहुत से लोग जिनका पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, उनको लैक्टोज जो है वो सेंसेशन, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लोग कि दूध नहीं पचता है उन्हें। तो वैसे लोगों को ये जो है ये बैक्टीरिया द्वारा, मतलब कि जैसे दही भी नहीं खाना है उन्हें और दूध भी नहीं खाना है। अगर दूध खाएंगे तो उन्हें समस्या हो जाएगी कि वो जो है लैक्टोज से उन्हें थोड़ा सा मतलब कि वो उसके प्रति सेंसिटिव होते हैं, और अगर दही खाएंगे तो उन्हें खांसी या सर्दी ये सब भी होने का चांसेस हो सकता है। तब ये क्या करेगा, उसको लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा, उसका लैक्टोज का जो है वो डाइजेशन कर देगा और तब वो आसानी से उसे ले सकते हैं। तो ये जो है मिल्क कैफीर ये यूज करके, और वो लोग जो हैं जो नहीं खा सकते हैं दूध,
उसको भी कर सकते हैं, खा सकते हैं और ज़्यादा दिनों तक उसे प्रिजर्व करके रखा भी जा सकता है। इस तरह से हम लोग जो है बहुत सा मेथड्स और भी है। हम लोग इतना जाने कि ये जो है भोजन को प्रिजर्व करना मतलब बचाना हम लोगों की भी जिम्मेवारी है। क्योंकि देखिए अभी का जो सिचुएशन है इसमें लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि भोजन का कितना महत्व है, पैसा कैसे बचा कर रखना चाहिए। ये सब जो है अभी ही लगता है कि ये जो है वो पहले का जो बताया हुआ है लोगों का वो सब कुछ अब सही हो रहा है। मितव्ययी होना चाहिए, कम बोलना चाहिए, ये भी है। मृदुभाषी, मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला, कम बोलने वाला। जो कि आप घर में ज़्यादा बोलते रहिएगा। जैसे अभी का समय है लॉकडाउन में, तो वो जो है बहुत से लोग घरेलू हिंसा भी पर उतारू हो जाते हैं। तो ये सब भी थोड़ा सा शिक्षा मिलती है कि सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, कैसे उन सबों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना है। बहुत से घर पे देखे होंगे कि बहुत से बच्चे अपने पिताजी को नहीं देखते हैं कि कब जाते हैं और कब आते हैं। एक आदमी पूछा कि आपका तो बच्चा मतलब वो रोज जाते थे ट्रेन से पटना गया जाते थे, तो वो मिले रास्ते में, तो पूछा गया, वो लोग पूछे उनसे कि अब तो बच्चा आपका बहुत बड़ा हो गया होगा, कितना बड़ा हो गया? तो वो बोले इतना बड़ा। बोले इतना बड़ा हो गया है? तो बोले कि इतना बड़ा ऐसे बता रहे हैं जी आप? तो बोले कि हम देखिए जब भी जाते हैं सुबह में यहाँ से जब निकलेंगे घर पर से तो देखेंगे कि वो बच्चा सोया हुआ है, और रात में जब 10 बजे घर पर आते हैं तो भी देखते हैं कि बच्चा सोया हुआ है। तो कभी हम उसे ऐसे देखबे नहीं किए, तो हम लोग ऐसे देखे हैं। तो आज वैसे जो हैं पिताजी जो अपने बच्चे को ऐसे ही देखे हैं, केवल ऐसे कभी नहीं देखे हैं, वो भी देख लिए होंगे कि मेरा बच्चा ऐसे कितना बड़ा है। तो इस तरह से बहुत सा सीख हमें ये जो है वो दिया है लॉकडाउन। ये जो वायरस है वो हमारे जीवन का जो स्टाइल था, लाइफ स्टाइल जो हम लोग का था, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाया है। हम लोग ऐसे ही बाजार में निकल जाते थे बिना मास्क लगाए हुए। अगर अकेला मास्क लगाएं तो बड़ा गड़बड़ लगता था देखने में कि अब हम केवल मास्क लगाए हुए हैं और बाकी लोग ऐसे ही चल रहे हैं, उनको धूल से कोई परेशानी नहीं हो रही है, हमें धूल से परेशानी हो रही है। तो आजकल अब कम से कम जो भी लोग हैं वो सीख गए कि हाँ कैसे मास्क लगाना है, नहीं तो गमछा, रुमाल, जो भी कुछ बांधना है वो सारा कुछ हमें यूज़ करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। फिर एक और देंगे, पूरा मिसलेनियस होगा जो पूरे चैप्टर का जो है उसमें सारांश होगा। फिर से हम लोग देखेंगे जो बीच में छूट गया होगा वो सब को भी हम प्रयास करेंगे, उसको लाने का प्रयास करेंगे आप लोगों के सामने और उसे बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।